नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने विद्यालय में क्या लिखा है? अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश अर्थात पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप सुनकर ही प्रायः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? यहाँ से देखते हैं आप। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के क्या लिखा है? एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी क्या करती है? सहायता करती है। अपने चारों ओर क्या लिखा है? अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्षा में क्या लिखा है? अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। आगे देखते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के क्या लिखा है? कुछ कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका ये तबला हो गया, ये हारमोनियम हो गया, ये सितार हो गया, ये बांसुरी, कुछ वाद्य यंत्र हैं। आगे देखते हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। क्या लिखा है? ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज रहे क्या लिखा है? विद्यालय की घंटी को जब बज रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे क्या लिखा है? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हुए क्या करते हैं? प्लग करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन कर क्या लिखा है? जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि क्या होती है? बंद हो जाती है। यहाँ से देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा क्या लिखा है? इस प्रकार हमने देखा कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तथापि क्या लिखा है? तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं। संभवतः क्या लिखा है? संभवतः आपने मंजीरा, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। यहाँ से देखते हैं। जब हम जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र क्या लिखा है? वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम मृदगम की झिल्ली पर क्या लिखा है? मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनते हैं।
अब देखते हैं मनुष्यों अर्थात मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि के बारे में हम देखते हैं। कुछ समय तक, क्या लिखा है, कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन, क्या लिखा है, क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि, क्या लिखा है, मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, लैरिंग्स, द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। हमारे शरीर का यह भाग, हमारे शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तारित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ये देखिए मानव में वाक यंत्र। जब फेफड़े, क्या लिखा है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार प्रकार उसकी गुणता, क्या लिखा, उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखिए कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। समान साइज की, क्या लिखा है, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कस कर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूकिए जैसा कि चित्र 10.9 ए में दिखाया गया है। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र 10.9 बी के भांति पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। पुरुषों के, क्या लिखा है, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज को सुन पाती है। उसके आस पास, क्या लिखा है, उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह क्या हो, सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या लिखा है, घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्र से, क्या लिखा है, अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत कीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में, क्या लिखा है, क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? अब देखते हैं क्या लिखा है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में, अब देखते क्या लिखा है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण संचरण अथवा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु, क्या लिखा है, जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। क्या ध्वनि
क्या लिखा है, क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए हम ज्ञात करें, देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ से एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए, जैसा कि चित्र 10.11 में दिखाया गया है। सतर्क रहे, क्या लिखा है, सतर्क रहे, आपके कान में प्रवेश न करे। क्या प्रवेश न करे? जल। क्या आप घंटी की ध्वनि, क्या लिखा है, क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इसे क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? अब देखते हैं ठोसों में ध्वनि। ठोसों में ध्वनि देखते हैं। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे के सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। क्या लिखा है, क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाए। आगे देखते हैं। क्या लिखा है, आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोंचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप को कर सकते हैं। हमने देखा कि, क्या लिखा है, हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि क्या लिखा है, वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में, क्या लिखा है, ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? अब तक हमने सीखा कि कंपायन वस्तुएं, क्या लिखा है, अब तक हमने सीखा कि कंपायन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती हैं। यह माध्यम, क्या लिखा है, यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? आइए देखते हैं कैसे सुनते हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। किसके द्वारा सुनते हैं? कानों के द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप अर्थात फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो, क्या लिखा है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह, क्या कहते हैं, कर्णपटह या ईयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्या करता है? महत्वपूर्ण कार्य करता है। आइए आगे देखते हैं। कर्णपटह, क्या लिखा है, कर्णपटह एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित, क्या करते हैं, कंपित करते हैं, अर्थात अर्थात वाइब्रेटिंग करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतर कर्ण, इनर ईयर तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को क्या करते हैं? सुनते हैं। अब देखते हैं कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। क्या देखते हैं? कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को क्या कहते हैं? कौन सी गति? दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड में होने वाली, क्या लिखा है, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, क्या लिखा है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत क्या है? एच स्मॉल जेड है। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अब यहाँ से देखते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? देखते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या हो? भिन्न प्रकार की हो। क्या लिखा है, क्या आपने कभी सोचा कि कौन से कारक हैं इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा, कौन से कारक है, देखते हैं कौन से कारक है, आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि को
ध्वनि के क्या है, दो महत्वपूर्ण गुण है। अब देखते हैं प्रबलता तथा तारत्व। प्रबलता तथा तारत्व क्रियाकलाप देखते हैं। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से, क्या लिखा है, चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए, जोर से आघात कीजिए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या आप गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। अब गिलास के किनारे, क्या लिखा है, अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित कराइए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन, क्या लिखा है, गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की क्या है, माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, मंद होती है। अब गिलास को, क्या लिखा है, अब गिलास को अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए। किस स्थिति में आयाम क्या है, अधिक है। ये पॉइंट देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता, क्या लिखा है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम क्या है, 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणज में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ क्या करती है, बोध कराती है। तो आइए देखते हैं। सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य जो बातचीत वार्तालाप होता है 10 डेसिबल का होता है। व्यस्त यातायात जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक शोर होता है, वो 70 डेसिबल होता है। औसत फैक्ट्री जो फैक्ट्रियों से आवाज आती है वो 80 डेसिबल के बराबर होती है। 80 डेसिबल के क्या होती है, बराबर होती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर, क्या लिखा है, शोर शरीर के लिए क्या होती है, कष्टदायक होती है। क्या लिखा है, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए क्या होता है, कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता, क्या लिखा है, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपति, क्या लिखा है, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, प्रबल होती है। जब आयाम छोटा है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि, क्या लिखा है, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है। चाहे दोनों ध्वनियां समान रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्नता है। आइए देखें किस प्रकार भिन्न है। आवृत्ति, क्या लिखा है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति जो है ध्वनि की तीव्रता और, क्या लिखा है, ध्वनि की तीक्ष्णता तथा तारत्व का क्या करती है, निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि का तारत्व कम है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए ढोल, क्या लिखा है, उदाहरण के लिए ढोल ढोल क्या है, मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसीलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी आवृत्ति अधिक होती है। सीटी की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन, क्या लिखा है, आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाजें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाजों में कोई अंतर पाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज की आवृत्ति वयस्क की आवाज, क्या लिखा है, वयस्क की आवाज की आवृत्ति से क्या है, अधिक है। सामान्यतः 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 एक महिला की आवाज किसी पुरुष की, क्या लिखा है, सामान्यतः एक महिला की आवाज किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्त की तथा अधिक तीखी होती है। अब देखते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, क्या लिखा है, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपाइन वस्तु की आवश्यकता होती है।
क्या हम सभी कंपाइन वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? देखते हैं कौन सी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसे हम सुन सकते हैं और हमारा कान सुन सकता है, और कितनी ध्वनियाँ अधिक हैं जो हम हमारे कान के लिए क्या है, कष्टदायक है। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकता या नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं नहीं होती हैं नहीं होती हैं। अतः मानव क्या लिखा है, अतः माना क्या लिखा है, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति परास रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। अब देखते हैं शोर क्या होता है और संगीत, दोनों में अंतर देखते हैं। शोर और संगीत में क्या अंतर है, और शोर किसे कहते हैं और संगीत का किसे कहते हैं। हम अपने चारों ओर क्या लिखा है, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ ध्वनियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। जो हमें पसंद नहीं हो उन उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाले ध्वनि को क्या कहेंगे? उत्पन्न होने वाले ध्वनि को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। शोर। ठीक। दूसरी ओर क्या लिखा है, दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है, क्या लिखा है, सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? नहीं, तब क्या हो जाएगा, वह शोर में बदल जाएगा। किसमें? शोर में बदल जाएगा। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं जो हमारा छूट गया था। कुछ जंतु, क्या लिखा है, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनियों को सुनने की किसमें क्षमता होती है? कुत्तों में। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड अर्थात अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की क्या लिखते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर क्या करता है? कार्य करते हैं। कार्य। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। क्या देखते हैं? ध्वनि प्रदूषण। अब देखते हैं आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है क्या है, देखते हैं उस सूची में क्या क्या है जो ध्वनि प्रदूषण के क्या है, कारक हैं या कारण है। वाहनों की ध्वनियां, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। घर में कौन कौन से स्रोत हैं ऐसे जो ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? देखें, ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कि कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं। क्या है? ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का क्या है, कारण बन सकती है। अनिद्रा, अतितनाव अर्थात उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं।
लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी तथा स्थायी रूप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, क्या लिखा है, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय या सीमित करने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। क्या लिखा है, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है, यह कैसे किया जा सकता है, इसके लिए वायुयानों, क्या लिखा है, इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में स्वसामक युक्तियां लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचारित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। अब देखते हैं श्रवण क्षति क्या होती है। श्रवण क्षति, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। प्रौद्योगिकी युक्तियों के श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द जिनकी चर्चा इस चैप्टर में हुआ है, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कि आयाम, क्या लिखा है, जैसे कि आयाम, कर्णपटह क्या होती है, आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक यंत्र तथा श्वास नलिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। आपने क्या सीखा, देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। ध्वनि कंपन करती हुई, क्या लिखा है, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम जैसे कि गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है या निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड, क्या लिखा है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर, क्या लिखा है, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए, क्या लिखा है, ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को, क्या लिखा है, ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे, क्या लिखा है, सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, सही उत्तर देखना है इसमें। ध्वनि संचारित हो सकती है, क्या लिखा है, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो किसमें हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। ठोसों में, द्रवों में तथा गैसों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है।
छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पुरुष की। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। निम्नलिखित, क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ पर निशान लगाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये क्या है, ये सही है, तो इसके लिए टी निशान लगाएंगे। किसी कंपित वस्तु के, अब ख देखते हैं, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्त काल कहते हैं। ये क्या है, गलत है। यहाँ पर हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा, एफ, एफ हो जाएगा। ठीक, अब ग देखते हैं, यदि यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, बिल्कुल गलत। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, ये भी क्या है, गलत। इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ। अब देखते हैं घ पॉइंट। घ क्या कह रहा है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल सही, तो इसके लिए टी होगा। अब देखते हैं कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारा तो उतना ही अधिक होता है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारा तो उतना ही अधिक होता है, ये क्या है, गलत है, तो इसके लिए एफ हो गया, एफ हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये भी क्या है, गलत, ये भी क्या है, गलत, इसके लिए एफ हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये क्या है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसी वस्तु द्वारा, क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, आवर्त आवर्तकाल। ठीक, किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। घ पॉइंट देखते हैं, घ पॉइंट क्या है, प्रबलता कंपन के, क्या लिखा है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयाम, आयाम से निर्धारित की जाती है। अब देखते हैं ग पॉइंट। ग पॉइंट में क्या है, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं हर्ट्ज, या फिर ऐसे होगा हर्ट्ज। अब देखते हैं घ पॉइंट। अवांछित, क्या लिखा है, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर। अगला पॉइंट क्या देगा, अंग। ध्वनि की तीक्ष्णता, क्या लिखा है, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है, तो यहाँ क्या होगा, आवृत्ति किससे निर्धारित होती है, आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक, तो दोस्तों आज यहीं तक, और मिलते हैं हम लोग अब अगले लेक्चर में। ओके, धन्यवाद दोस्तों।